हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक में टोटल का टोटल न्यूमेरिकल ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वॉल्यूम से। एक्सरसाइज फर्स्ट का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इनका फर्स्ट सवाल देख लीजिए। वैसे मैं इनको बता चुका था, आज मैं इनको कंप्लीट करने वाला हूँ। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फिगर हम पहले ही बना लिए थे। ये 1.1 का क्या है, सॉल्यूशन। अब देख लीजिए, यहाँ पे लिख लेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। लेफ्ट साइड वाला Q1, राइट साइड वाला Q2। तो Q1 का मान कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलम। R की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और इसको बदल लेंगे हम लोग किसमें, मीटर में। तो 0.3 मीटर। इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर। और इसका वैल्यू जानते हैं आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू सभी जानते हैं। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जितने भी वैल्यूज़ आपको एसआई में होंगे उन्हीं को पुट करना है, एसआई वाले वैल्यू। इसको 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 बीच में हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स F। अब देखिए आप लोग, फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम क्या चीज़, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से क्या जानते हैं, F बराबर कितना जानते हैं आप लोग, नाउ F का वैल्यूज क्या होता है, फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ये सभी आप लोग जानते ही हैं। इसका वैल्यू कितना रख देंगे, 9 × 10⁹ यूनिट को नहीं लिखना है, फोर्स है तो डायरेक्ट न्यूटन लिखेंगे। और Q1 का वैल्यू दे देंगे 2 × 10⁻⁷, Q2 का 3 × 10⁻⁷, बट्टे R की वैल्यू 0.3 का स्क्वायर। इनको सॉल्व कीजिएगा आप तो आपका फाइनली आ जाएगा F = 6 × 10⁻³ न्यूटन। ये क्या हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर का सवाल तो हम लोग सॉल्व कर लिए थे, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का सवाल है, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो ऑप्शन ए में एक ए नंबर का क्वेश्चन है, दोनों गोलों के बीच की दूरी, दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है। और ऑप्शन बी है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो क्वेश्चन देख लिया, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। चलिए इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। इनको सॉल्व करने का मतलब, ये पहले 1.2 लिख दिए और क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो जो क्वांटिटी दिया हुआ है उनको हम लिख लेंगे, गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रो का वैल्यू तो आप लोग जानते हैं, माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻6। तो Q1 बराबर हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम। ये सही में हो गया। Q2 की वैल्यू, Q2 का मान तो सभी जानते हैं, अभी दिया हुआ। इधर लेफ्ट वाला Q1, राइट साइड वाला Q2। तो ये Q2 है 0.8 माइक्रोकूलम। तो Q2 बराबर हो जाएगा 0.8, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम। ये भी ऐसा ही में हो गया। फिर आप देख लीजिए, फोर्स दिया F दिया हुआ है कितना, 0.2 न्यूटन। फिर आप ऐसे समझ लीजिए, इसका मान तो सभी जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
उसके बाद आपको निकाल लेना क्या इसमें 8। तो हम लोग बेसिक सूत्र ही बैठाएंगे, उसी पे ये बन जाएगा। तो बेसिक सूत्र क्या होता है आपका, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो F की वैल्यू बैठा दीजिए 0.2, इसकी वैल्यू बैठा दीजिए 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू बैठा दीजिए 0.4 × 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू बैठा दीजिए 0.8 × 10⁻⁻6 बट्टे r²। और इस प्रकार आप r का वैल्यू निकाल लेंगे। इनको कैलकुलेशन करने पे r की वैल्यू कितना निकल जाएंगे आप लोग खुद कर लीजिएगा, ताकि प्रैक्टिस सही रहेगा। इस प्रकार इनको कैलकुलेशन करने पर r की वैल्यू आ जाएगी आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर r बराबर हो जाएगा रूट अंडर 9 × 10⁻⁹ 9 × 0.4 × 10⁻⁻6 × 0.8 × 10⁻⁻6 बाय 0.2, यही होगा। और इनको यदि अभी सॉल्व कीजिएगा आप तो r इक्वल्स हो जाएगा 12 × 10⁻⁻2 मीटर। एक आंसर तो ये हो जाएगा और एक हो जाएगा 12, इसका मतलब सेंटीमीटर होता है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोलिएगा कि इसका यूनिट r का क्या होगा, तो मीटर होगा। तो हम लोग शुरू कैलकुलेशन में यूनिट को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट जब r फाइनल निकल गया तो हम लोग पहले ऐसा ही चलेंगे मीटर, तब इसका कन्वर्सन कर लेंगे। चलिए वो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार ये सेकेंड नंबर सवाल का भी सोल्यूशन हो गया। चलिए थर्ड नंबर में चलते हैं। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि Ke²/G विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या लगता है। चलिए इनको सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले 1.3 का यदि आपको सॉल्यूशन करना है तो ध्यान दीजिए कि सॉल्यूशन सबसे पहले बीमा पे चलेंगे। आप लोगों को ये पूछा गया Ke²/G की बीमा, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए सबसे पहली बात ई की बीमा क्या होती है। किसकी बीमा, ई की बीमा। तो ई की बीमा, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश, आवेश की बीमा क्या होती है AT बॉक्स। फिर जान लीजिए कैपिटल जी की बीमा, ये आप लोग 11th में पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक m−1L3T⁻⁻²। फिर जान लीजिए के की बीमा, के की बीमा ये आप लोग 12th में पढ़े होंगे जी, के को ही बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी बीमा होती है mL3T⁻⁻4 A⁻⁻²। और फिर आपका ME की बीमा, इसका मतलब हुआ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास हो कि प्रोटॉन का मास हो, मास की बीमा क्या होती है कैपिटल M बॉक्स। फिर ये है MP, इसका मतलब हुआ मास ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की बीमा। तो जब ये मास आ गया तो क्या लिखेंगे M बॉक्स, चाहे इलेक्ट्रॉन हो कि प्रोटॉन हो। तो इतना तक तो आप लोग समझ चुके। अब डायरेक्ट हम लोग को क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। तो आप लिख सकते हैं Ke²/G की बीमा बराबर कितना लिखेंगे, के की बीमा इंटू ई की बीमा का क्या दे देंगे स्क्वायर/जी की बीमा इंटू ME की बीमा इंटू MP की बीमा।
तो इसको के की बीमा तो वहाँ पे लिख चुके थे आप लोग, ml(q)t⁻⁻4 a⁻², ई की बीमा 80 बॉक्स, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बाय जी की बीमा m−1l(q)t⁻⁻2 और फिर एम ई की बीमा m बॉक्स, एम पी की बीमा m बॉक्स। इन टोटल को सॉल्यूशन कीजिएगा तो m0l0 कितना निकल जाएगा t0, इसी को बोलते हैं डायमेंशनलेस। ये प्रूव्ड हो गया, यानी बीमाहीन जिसको बोलते हैं, बीमाहीन। ये तो आपको प्रूव्ड हो गया। फिर इसकी वैल्यू सेक्शन पे बात करेंगे हम लोग। तो वैल्यू सेक्शन पे बात करने का मतलब, तो वैल्यू सेक्शन पे बात कैसे करेंगे, तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ इस सॉल्यूशन को, आप लोग देख लीजिए इस सॉल्यूशन को। और चलिए इसका वैल्यू सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो वैल्यू सेक्शन में ऐसे जान लीजिए कि वैल्यू सेक्शन क्या है इनका। तो वैल्यू सेक्शन में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो आप लोग जानते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। फिर आप लोग के का भी वैल्यू जानते हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू जानते हैं 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर 11th में ही पढ़े होंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 केजी। और क्या है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 × 10⁻27 केजी। इतना हुआ, तो इसका वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, ke² बट्टे कैपिटल जी एम ई एम पी, सभी का मान रख दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर लिख दीजिएगा। के का मान रख देंगे इतना, ई का मान रख देंगे इतना, इसका स्क्वायर कर देंगे, एम ई एम पी का मान रख देंगे। चलिए वो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन को देखने का मतलब कि इसमें लिखा हुआ है किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है। इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज देखने में कठिन लगेगा, जो प्रश्न हार्ड लगेंगे उनको एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ना है। तो फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटमीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे करते हैं। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। 1.4 का क्या करेंगे, अभी सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें 2 सवाल एक राइज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटमीकृत है। तो विद्युत आवेश क्वांटमीकृत का मतलब किसी भी पदार्थ पर कुल आवेश क्या होते हैं लिख सकते हैं, या किसी भी चालक पर। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये पदार्थ क्वांटमीकृत हैं तो लिख सकते हैं किसी चालक पर कुल आवेश Q बराबर ±NE होता है। क्वांटीकृत या क्वांटमीकृत होने का अर्थ है Q बराबर ±NE। सिंपल, कोई यदि पूछ दे कोई वस्तु या पदार्थ क्वांटमीकृत है, कोई चालक क्वांटमीकृत है, तो आप लोग तुरंत ही बोल दीजिएगा कि क्वांटमीकृत का अर्थ है Q बराबर ±NE, जहाँ Q है टोटल चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इंटीजर, E है फंडामेंटल चार्ज। बस हो गया। यानी Q है कुल आवेश, N है पूर्णांकों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q है कुल आवेश, N है पूर्णांक या इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, और स्मॉल e को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन या मूल आवेश। क्वांटमीकृत का यही अर्थ होता है, Q बराबर ±NE। दूसरा सवाल
दूसरा सवाल कहता है स्थूल पिंडों के लिए क्या यह सत्य होता है। तो हम लोग स्थूल मतलब बड़ा पिंड, स्थूल पिंडों, स्थूल पिंडों या लिख सकते हैं बहुत बड़े पिंडों, बहुत बड़ा पिंड, स्थूल पिंडों, स्थूल मतलब बड़ा लिख देते हैं, बहुत बड़ा, ये बड़ा लिखिए, स्थूल पिंडों बहुत लिख देते हैं, स्थूल पिंडों बहुत बड़ा पिंडों के लिए आवेश, ये तो इसी आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत अप्लीकेबल नहीं होता है, अप्लीकेबल नहीं होता है, अप्लीकेबल नहीं होता है। समझा देते हैं क्यों। जैसे कोई समुद्र है, उनमें से आप एक बूंद पानी निकाल लीजिए, उसमें क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, समुद्र के पानी घट जाएगा क्या। क्योंकि निगोशिएबल है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं स्थूल पिंडों के लिए आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत अप्लीकेबल नहीं होता है, यानी लागू नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला सवाल को पढ़ ही लिया जाए, वही बेटर रहेगा। इसमें आप समझ सकते हैं कि ये आपका बन गया। एक 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर के सवाल को हम लोग क्या करते हैं, अभी पढ़ रहे हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं की अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। चलिए बहुत अच्छी बात, इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनको भी सॉल्व करना है आपको। तो 5 नंबर के सवाल को सॉल्व करना है, तो आप समझ लीजिए कि सॉल्व कैसे होगा। तो सबसे पहले किसी भी सवाल को आप लोग बार बार पढ़िएगा। अब यहाँ पे जैसे कहता है ये कि कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रगड़ते हैं। अब सपोज कीजिए ये कांच का कोई छड़ है, कांच का कोई क्या है, ये कांच का कोई क्या है, छड़ है, और यहाँ पे कोई रेशम का क्या है, टुकड़ा है। जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो दोनों डिस्चार्ज होते हैं, दोनों क्या होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। यानी दोनों पे कोई आवेश, अभी ये बोलिएगा डिस्चार्ज का मतलब जितना प्लस उतना माइनस। तो सपोज कीजिए कि इस पर है प्लस प्लस प्लस, 3 प्लस और 3 माइनस, ये डिस्चार्ज है, ये आवेशहीन हो इसको बोलेंगे। जितना प्लस और उतना माइनस हो तो समझ जाइएगा ये डिस्चार्ज है, यानी आवेशहीन है। चूँकि प्लस माइनस को कैंसिल कर देगा, 3 ठो प्लस है 3 ठो माइनस है, दोनों के एक दूसरे को सभी कैंसिल कर दिया तो कितना हो गया, ये आवेशहीन हो गया। और इस पर जो है, अब आप समझ जाइए कि केवल इस पर भी यही बात है। अब देखिए इस पर सपोज कीजिए कि अभी कितना चार्ज है, 3 प्लस है 3 माइनस है। इस पर सपोज कीजिए कुछ है ही नहीं, तो ये भी न्यूट्रल है, कुछ नहीं है तब भी ये भी न्यूट्रल है। दोनों को आपस में रगड़ने के बाद होता है क्या कि ये माइनस इस पे ट्रांसफ़र हो जाता है। दोनों को क्लोज कर देने के बाद, दोनों को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, घर्षण कर देंगे, तब फिर अलग अलग करेंगे। अब देखिए जब ये इसको दोनों के बीच घर्षण करेंगे तो अब इसका माइनस इस पे चले आएगा, ये इस पे सिर्फ केवल क्या बच जाएंगे, प्लस। ये माइनस कहाँ चले गया, रेशम में चले गया। कहाँ पे चले गया, रेशम में। तो इससे आपको ये समझ में आ जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो इस प्रकार कांच की छड़ यानी ग्लास के रड पे क्या आ जाएगा, धनावेश, धनावेशित हो जाएगा। और ये माइनस कहाँ पे चले गया, यहाँ पे चले गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जितना प्लस पहले था, 3 प्लस था 3 माइनस है, और रगड़ने के बाद भी 3 प्लस है 3 माइनस है। इससे स्पष्ट हो गया जितना आवेश पहले था उतना आवेश
बाद में है। यानी आप बोल सकते हैं यह आवेश आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। यह घटना आवेश के संरक्षित होने की आवेश के संरक्षित होने की पुष्टि करता है। सिंपल बात। यानी आवेश संरक्षित है, जितना पहले आवेश था उतना बाद में आवेश है। चलिए वो आगे बढ़ते हैं। अब 1.6 नंबर का सवाल देख सकते हैं आप लोग। इसमें 1.6 का सवाल है। 4 बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी बराबर -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी बराबर 2 माइक्रोकूलम तथा क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। ये सवाल देखने से आपको कैलकुलेशन से भी आपको डर लगेगा, तो इसको हम लोग 11th के रूल से वेक्टर लॉ से बना सकते हैं, वेक्टर के नियम से। अब यही रहा आपका सवाल। अब देख सकते हैं ये कोई वर्ग है ए बी सी डी, इसके चारों कॉर्नर पे जो है शीर्ष पर आवेश व्यवस्थित हैं और बीच में 1 माइक्रोकूलम आवेश रख दिए हैं। तो बोलता है इस पर लगने वाला कुल बल का मान क्या होगा। तो अब ऐसे समझ लीजिए, इन पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। यदि इनको आप निकालना चाहते हैं, 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, तो नेट फोर्स ये सपोज कीजिए सेंटर ओ पे है। तो अब इस दिशा में जो बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे, एफ ए। इस दिशा में जो बल लगेगा इसको क्या बोलेंगे, एफ बी। इस दिशा में जो बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे, एफ सी। इस दिशा में जो बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे, एफ डी। अब आप देख सकते हैं कि ये और ये विपरीत सदिश हैं, ये और ये विपरीत सदिश है। तो आप लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज, यानी 1 माइक्रोकूलम आवेश पर कुल बल। तो नेट फोर्स यदि निकालते हैं तो एफ नेट बराबर हो जाएगा, सभी को जोड़ना पड़ेगा, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ ए और एफ सी, तो एफ ए बराबर लिख सकते हैं माइनस एफ सी, एफ ए बराबर लिख सकते हैं माइनस एफ सी। बोलिए क्यों। ये इसलिए लिख सकते हैं कि दोनों विपरीत सदिश है। विपरीत सदिश को बराबर लिखने के लिए एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव लिखते हैं। 11th में पढ़े होंगे आप लोग ये बात। और देखिए यदि इनको बराबर लिखना है तो एक को पॉजिटिव लेंगे या दूसरे को निगेटिव लेंगे। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि आप लिख सकते हैं एफ बी बराबर माइनस एफ डी, बिकॉज विपरीत सदिश हैं। तो विपरीत सदिशों को लिखने का अर्थ है कि एक को पॉजिटिव लिखेंगे तो दूसरे को निगेटिव लिखेंगे। विपरीत सदिश आप लोग 11th में पढ़े होंगे, विपरीत सदिश अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स को बराबर लिखने के लिए एक को पॉजिटिव लिखते हैं तो दूसरे को निगेटिव लिखते हैं। चलिए अब एफ नेट देख लेते हैं। तो एफ नेट यदि निकालेंगे तो अब यहाँ पे देख सकते हैं एफ ए की वैल्यू क्या देंगे, माइनस एफ सी, और एफ बी की वैल्यू माइनस एफ डी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। अब देखिए सभी कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एफ वेक्टर नेट बराबर क्या होगा, जीरो पे वेक्टर का सिंबल, उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, मॉडुलस का प्रयोग कर देंगे। एफ नेट बराबर जीरो, वेक्टर दोनों साइड क्या चीज़, मॉडुलस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ नेट बराबर कितना निकल गया आपका, अब लिखेंगे जीरो, यानी 0 न्यूटन का, जीरो फोर्स लगे। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, किस पर, 1 माइक्रोकूलम आवेश पर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए वो आगे बढ़ते हैं। अब 7 नंबर का सवाल देखिए। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है, क्यों। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और बी नंबर में है, स्पष्ट कीजिए कि ये क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं। इस प्रकार 2 क्वेश्चन राइज हो गए कि स्थित विद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है। चलिए इन पर चर्चा करते हैं अभी। ये प्रश्न कहता है
इसमें दो प्रश्न हैं, ए और बी। तो 1.7 नंबर में का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। इसमें दो क्वेश्चन है, ए और बी। ये कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक संतत वक्र यानी कंटिन्यूस वक्र होता है, ये कर्व लाइन होता है, यानी बीच में टूट नहीं सकता। ये सही है। ये जो कोई बोलेगा ये राइट है आपको, ये सही है। ये क्या है जी? सही है, सही है। और यदि ऐसे करके रेखा खींच दिए तो ये क्या है? गलत है। अब विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे क्यों होता है बता देते हैं, ये गलत क्यों है। आप लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ये होगा ई, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ये होगा, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ऐसा होगा। यानी प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है। प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा का ये गुण है, प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। यदि हम रेखा को तोड़ के वक्र रेखा को डिसकंटिन्यू करके लिखते हैं तो प्रत्येक, यहाँ तो बिंदु हुआ नहीं, बिंदु गायब हो गया, जो कि विद्युत क्षेत्र रेखा के लिए नियम लागू ही नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा में सभी जगह क्या होना चाहिए? बिंदु होना चाहिए। बिंदु होने का मतलब रेखाएं कंटिन्यूस होना चाहिए। बिंदु रहेगा तब ना आप खींचिएगा विद्युत क्षेत्र स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता है। क्या होगा? ये विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण है। विद्युत क्षेत्र रेखा लिख देते हैं यहाँ पर स्पष्ट, विद्युत क्षेत्र रेखा के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर वह विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। सिंपल हुआ। प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खड़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करते हैं। यदि डिसकंटिन्यू कर देंगे, इसका मतलब यहाँ बिंदु है नहीं, यहाँ स्पर्श रेखा नहीं खींचेंगे, तो यहाँ विद्युत, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं है, जो कि विद्युत क्षेत्र रेखा के लिए लागू नहीं होता है। बस हो गया, प्रूव्ड हो गया। प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है। किसके लिए? विद्युत क्षेत्र रेखा के लिए। यही है विद्युत क्षेत्र रेखा। चलिए दूसरा एक प्रश्न है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है क्योंकि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र केवल एक होता है। कहने का मतलब फिगर से समझ लीजिए, जैसे ये दो विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये एक दूसरे को काट नहीं सकती है। ये यदि विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकल गई है तो ये इसको काटेगी नहीं, ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। ये सही है। आपको क्या है? सही है। यदि ऐसे हम कर दिए ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा को, ये क्या हो जाएगा? गलत है। क्या है जी? गलत है। बोलिए क्यों? क्योंकि इसको जब ही हम लोग पार कर देंगे तो यहाँ पे केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केवल एक होगा जिस पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो कटान बिंदु पर केवल एक ही विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। कटान बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होना चाहिए? एक ही है। यदि काट देगा तो दो विद्युत क्षेत्र, एक इधर हो जाएगा, एक इधर होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चूंकि यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक ही ना आना चाहिए। तो अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसको अभी रहने दीजिए, एक ही एरो से काम चलाइए। सपोज कीजिए ये एरो नहीं है, तो एक बिंदु पर एक ही क्या चाहिए? एक ही चाहिए विद्युत क्षेत्र। तो कटान बिंदु पर या प्रतिच्छेद बिंदु पर लिखते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु पर, उभयनिष्ठ बिंदु पर केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा, उभयनिष्ठ बिंदु पर केवल एक ही विद्युत क्षेत्र होता है। उभयनिष्ठ बिंदु पर केवल एक ही विद्युत क्षेत्र होता है। इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है।
बस हो गया। इसको ऐसे भी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि यदि ऐसा है तो कटान बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करती है, जो कि गलत होता है, यह संभव नहीं है। इसीलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। अब बस इतना ही शॉर्ट में ये आंसर हो। उभयनिष्ठ बिंदु पर केवल एक ही विद्युत क्षेत्र होता है, इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। और ऊपर वाला का था विद्युत क्षेत्र रेखा के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर वह विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। चलिए वो आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो बता दिया आपको 7 नंबर का सवाल। अब 8 नंबर का सवाल पढ़ते हैं। 8 नंबर का सवाल है, दो बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकूलम तथा क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना है? यदि 1.5 × 10⁻⁻9 कूलम परिमाण का कोई ऋण आवेश परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा? इसको फिगर से ऐसे समझ लीजिए। ये दो बिंदु आवेश है क्यू ए, इसका वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम और इसका माइनस में वैल्यू है, उसका प्लस में है। और मध्य बिंदु क्या है? वो दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को चेंज कर लिए मीटर में तो 0.2 मीटर, फिर इसको आधा आधा कर दिए 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। अब यहाँ इसको ऐसे समझ लीजिए कि क्यू ए बराबर है 3 माइक्रोकूलम। क्यू ए बराबर कितना है? 3 माइक्रोकूलम। तो आप ऐसे जान लीजिए क्यू ए बराबर यदि है 3 माइक्रोकूलम तो माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁻6 कूलम। एक चीज़ हो गया। फिर देखिए क्यू बी का वैल्यू -3 माइक्रोकूलम, तो क्यू बी बराबर दे देंगे -3 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम। और आर के बदले में 0.1 मीटर का यूज़ करेंगे डायरेक्ट। आर के बदले में किसका यूज़ करेंगे? 0.1 मीटर का यूज़ करेंगे। ऑलरेडी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि बनाने का अनेक तरीका है। 0.1 मीटर यूज़ करेंगे। अब आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि आप लोग ये जानते हैं ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए ये कहता है कि यहाँ से यहाँ तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की ऑप्शन ए में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं ऑप्शन ए ही चाहिए। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो इसका मतलब दोनों देखिए समान सदिश है। दोनों कैसा सदिश है? ये भी इसी दिशा में जा रहा है, ये भी इसी दिशा में। तो इस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र का मतलब है इसको और इसको जोड़ेंगे, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, एक ही दिशा में है, एक जैसा डायरेक्शन है। एक जैसा डायरेक्शन होने पर दोनों को जोड़ देते हैं। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो पहले इसका मान निकालेंगे। आप लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है 1/4πε0 इंटू क्यू का मॉडुलस बटे कितना हो? r²। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ई के बदले में क्या दे देंगे? ई ए। क्या दे देंगे? ई ए। तो ई ए बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और क्यू के बदले में क्यू ए। क्यू के बदले में क्या देंगे? यहाँ पे क्यू ए देंगे। क्यू ए का मॉडुलस बटे r²। अब वैल्यू रख देंगे तो ई ए बराबर कितना? इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁻9 और क्यू ए तो 3 × 10⁻⁻6 का मॉडुलस बटे आर का वैल्यू 0.1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? अब देखिए तो ई ए बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9। मॉडुलस हट गया तो ऑल पॉजिटिव। इसको आप माइनस को प्लस नहीं करना है आपको, इधर यदि माइनस रहता तो प्लस हो जाता। तो सीधा लिख देंगे 3 × 10⁻⁻6। 0.1 का स्क्वायर कितना होगा? 0.01। तो कहने का मतलब इनको आप सॉल्व कीजिएगा, तो इनको सॉल्व करने पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा ई ए का? इनको सॉल्व करने पर ई ए का वैल्यू आ जाएगा आपको 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। फिर हम लोग चलेंगे एगेन। क्या चलेंगे? एगेन। ई का सूत्र लिखेंगे। ई का सूत्र होता है 1/4πε0। सभी आप लोग जानते होंगे या पढ़े होंगे। Q2 का
क्यू का मॉडुलस सीधा दे देंगे, क्यू का मॉडुलस बटे आर स्क्वायर। ई के बदले में क्या देंगे, ई बी, ई के बदले में ई बी 1/4 पाई इप्सिलॉन कैपिटल क्यू के बदले में स्मॉल क्यू बी का मॉडुलस बटे आर स्क्वायर। तो आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे। अब आप फिगर वही है, तो अब समझ सकते हैं कि क्यू बी का वैल्यू कितना है, -3 माइक्रोकूलम या -3 गुना 10⁻⁻⁶। ये मान बैठा देंगे। आर का वैल्यू दोनों में 0.1 मीटर ही होता है। तो अब देख लीजिए क्यू बी का मान कितना है, तो ई बी बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बी का मान देते हैं माइनस कितना 3 × 10⁻⁻⁶ का मॉडुलस आर का मान अभी नहीं देंगे, आर स्क्वायर ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻9। मॉडुलस हट गया तो ये माइनस हटेगा, ना कि ये, इस माइनस को नहीं हटाना है मॉडुलस हटाने के बाद। मॉडुलस यदि हटेगा ये माइनस हट जाएगा। तो कितना हो गया 3 × 10⁻⁻⁶ बटा आर का वैल्यू 0.1 का स्क्वायर। तो ये ई बी बराबर कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 10⁻3 ये हो जाएगा 0.01। इनको भी सॉल्व कीजिएगा तो कितना पा जाइएगा आप, ई बी का वैल्यू 2.7 गुना 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। इनको सॉल्व कीजिएगा तो अब देखिए, यदि बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, बिंदु ओ तो दर्शा दिए यहाँ पे, बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र, क्योंकि दोनों समान सदिश है, तो लिखेंगे बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र, यानी ई बराबर लिखेंगे, चूँकि दोनों समान सदिश है, ई ए प्लस ई बी। तो ई बराबर कितना हो गया, ई ए का मान 2.7 गुना 10⁻6 प्लस में होगा 6, फिर प्लस ई बी का वैल्यू 2.7 गुना 10⁻6 डायरेक्ट लिख देंगे न्यूटन पर कूलम। तो इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के आपको हो जाएगा 5.4 गुना 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। यही ऑप्शन ए का आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका इसका आंसर कितना निकल गया था ऑप्शन ए का, ये ई बराबर 5.4 गुना 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। अब हम लोग को बी नंबर बनाना है। कितना नंबर बनाना है, बी नंबर ऑप्शन। तो बी नंबर का ये कहता क्या है ऑप्शन, तो बी नंबर में बताया जा रहा है, तो बी नंबर में कह रहा है कि यदि 1.5 गुना 10⁻⁻9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। कहने का मतलब हम लोग Q का मान कितना ले रहे हैं, गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन Q बराबर -1.5 गुना 10⁻⁻9 कूलम, ये कहता है लेने पर। और ई अभी आप लोग निकाल चुके थे, ई कितना निकाले थे जी, ये अभी निकाल लिए थे 5.4 गुना 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो ये कह रहा है F इक्वल्स वाट। आप लोग F का सूत्र जानते थे, ई बराबर क्या पढ़ाएगा था आपको, F बटे Q। तो सिंपली बात है कि F बराबर हो जाएगा QE। F बराबर कितना, QE, दोनों की वैल्यू रख देंगे तो F बराबर Q का वैल्यू कितना -1.5 गुना 10⁻⁻9 और E की वैल्यू 5.4 गुना 10⁻6। इनको सॉल्व करने पे आपको आ जाएगा -8.1 गुना 10⁻⁻3 न्यूटन। यही हो गया इसका आंसर। चलिए वो आगे बढ़ते हैं। अब 9 नंबर का सवाल देख लीजिए। किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 गुना 10⁻⁻7 कूलम तथा QB बराबर -2.5 गुना 10⁻⁻7 कूलम क्रमशः दो बिंदुओं A, इसको नहीं पढ़ेंगे अभी, तथा B पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत निर्वाह गुण क्या है।
तब इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिंदु आवेशों का दिया हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर और 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर। आप लोग पहले पढ़े होंगे कि दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ऐसा भी पढ़े होंगे। बट आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं। चलिए तो इनको सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी में वैसे बार बार देख सकते हैं आप। तो इनको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले लिख लेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। तो आप लोग इसमें दिया क्या हुआ है? क्यू ए दिया हुआ है। तो क्यू ए बराबर कितना है जी? 2.5 गुना 10 पर पावर माइनस 7 कूलम। और क्यू बी बराबर माइनस 2.5 गुना 10 पर पावर माइनस 7 कूलम। और एक चीज़ बता देते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो नेट चार्ज लिख लेंगे। नेट चार्ज यानी क्यू टोटल। क्यू टोटल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्यू ए प्लस क्यू बी। तो क्यू टोटल कितना हो जाएगा? क्यू ए का वैल्यू 2.5 गुना 10 पर पावर माइनस 7 कूलम। ये प्लस माइनस माइनस, चूँकि क्यू ए नेगेटिव है, 2.5 गुना 10 पर पावर माइनस 7 कूलम। ये माइनस ये प्लस कट जाएगा। तो क्यू टोटल कितना हो गया? 0। ये एक आंसर हो गया। चूँकि एक आवेश है प्लस एक माइनस दोनों कट गया, तो क्या आंसर हो गया? 0। चूँकि प्लस और इसका माइनस डायरेक्ट कर दिए, प्लस माइनस माइनस होता है। अब फिर एक ऑप्शन तो हो गया, फिर इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो ए का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया हुआ है 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर। और बी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितना दिया हुआ है? 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका ये दिया जा चुका है। तो इसमें यदि हम दूरी ए बी के बीच की दूरी निकालना चाहें, ए बी के बीच की क्या निकालना चाहें, सपोज कि ये यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, तो ए बी की यदि दूरी निकालना चाहें तो ए बी बराबर हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे। इस दोनों को क्या करेंगे? जो अब ये बोलिएगा निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको कैसे जोड़ेंगे तो बता देते हैं। इसी को पहले लिखते हैं। 15 सेंटीमीटर माइनस ये कितना है? माइनस 15 सेंटीमीटर। ये बताने का शॉर्टकट तरीका है। तो ए बी बराबर कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर माइनस माइनस प्लस 15 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। और देखिए इसी ए बी को 12 बोलते हैं। इसी ए बी को क्या बोलते हैं? 12 बोलते हैं। तो 12 बराबर कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। तो 12 बराबर, इस 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए तो 0.3 मीटर। 0.3 मीटर। एक चीज़ हो गया। यदि आपसे कोई ये पूछ दे कि Q का वैल्यू क्या होगा, तो Q बराबर लिख सकते हैं आप QA का मॉडुलस या QB का मॉडुलस। तो Q का फाइनल है, मॉडुलस लगा देने के बाद माइनस माइनस गायब हो जाएगा। तो यानी दोनों का वैल्यू सेम ही आ जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ कूलम। अब हम लोग विद्युत ध्रुव आघूर्ण का तो सूत्र जानते हैं। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण का आप लोग सूत्र फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, यही न जानना है। तो एक सेकेंड। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है वो आप लोग पढ़े होंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर Q गुना कितना? 12। तो P बराबर Q का मान अभी कितना पुट कर देंगे? तो Q का मान आप लोग अभी पुट कितना कर देना है? Q की वैल्यू 2.5 गुना 10 पर पावर माइनस 7। और ये Q की वैल्यू होगी 12 की वैल्यू। 12 की वैल्यू 0.3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा? 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴
माइनस 8 कूलम मीटर। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए 10 नंबर के सवाल को देख लेते हैं। कितने नंबर के सवाल को? 10 नंबर का सवाल। तो 10 नंबर का सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। तो 10 नंबर का सवाल है 4 गुना 10 पावर माइनस 9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुना 10 पावर 4 न्यूटन कूलम इनवर्स परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यदि आप थ्योरी पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं तो इसको यदि मन लगा कर आप सॉल्यूशन करते हैं तो सीख जाइएगा न्यूमेरिकल, और कंपटीशन और बोर्ड की दृष्टि से भी सही रहेगा। तो चलिए इसमें हम लोग A1.10 का क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहली बात लिख लेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। तो देख सकते हैं आपकी P बराबर दिया हुआ है 4 गुना 10 पावर माइनस 9 कूलम मीटर, और विद्युत क्षेत्र E कितना दिया हुआ है? 5 गुना 10 पावर 4 न्यूटन कूलम इन्वर्स, और थीटा बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। इसमें टाउ निकालना है। क्या निकालना है? टाउ इक्वल्स वाट। तो टाउ का सूत्र आप लोग जानते हैं कि बल आघूर्ण है, ये बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो बल विद्युत ध्रुव पर उत्पन्न बल आघूर्ण जानते हैं, टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो इसमें मान रख देंगे टाउ बराबर पी का मान कितना? 4 गुना 10 पावर माइनस 9, ई का मान कितना? 5 गुना 10 पावर 4, और साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो 4 गुना 10 पावर माइनस 9 गुना 5 गुना 10 पावर 4, 37 डिग्री का वैल्यू 1/2, सॉरी 37 डिग्री का वैल्यू 1/, कितना रख देंगे? 2। अब ये काट दीजिए, 2 दूनी 4। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना 5 गुना 10 पावर माइनस 9 गुना 10 पावर 4। इसको यदि टोटल को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये तो ध्यान रखिएगा। टोटल को सॉल्व करने पर हो जाएगा 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो गया। इसको नहीं लिखा, ओवरराइट हो गया था। तो इसको यानी ऑलवेज लिख देते हैं यहाँ पे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2, 1/2, इसलिए 1/2 लिख दिए। ये इतना आंसर हो गया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर के सवाल को देख लेते हैं। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुना 10 पावर माइनस 7 कूलम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। स्थान ऑप्शन, मतलब कि ये ए नंबर का क्वेश्चन है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंकलित कीजिए। क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है? तो इसमें तो हाँ होता है। चलिए इनको सॉल्यूशन करते हैं। ऊन से रगड़ रहे हैं किसी पॉलीथीन के टुकड़े को। अब इसमें सिंपली बात है कि 11 नंबर का प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन कैसे करें? तो सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले लिख लेंगे गिवन। तो Q का मान दिया हुआ है, तो Q का मान कितना दिया हुआ है? 3 गुना 10 पावर माइनस 7। यहाँ माइनस ऋणात्मक है, अपने आप याद रखिए। Q का मान कितना? 3 गुना 10 पावर माइनस 7 कूलम, ये दिया गया है। और कुछ ध्यान है, E का मान अपने से याद रखेंगे, 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए को कैसे, आप जानते हैं आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत से Q बराबर क्या होता है? NE। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं N बराबर Q/E। तो N बराबर Q का मान कितना है? 3 गुना 10 पावर माइनस 7 कूलम। E का मान 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम। कूलम कूलम कैंसिल आउट। इनको सॉल्व कीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1.875 मल्टीप्लाई 10⁻12। ये ऑप्शन ए बन गया, यही हो गया आंसर इसका। ऑप्शन बी पे चलेंगे। टोटल द्रव्यमान पूछ रहा है पॉलीथीन पे कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो निकाल लिए। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? Me का एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 पावर माइनस 31 kg, यही होता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि कुल द्रव्यमान बराबर क्या होगा? कुल द्रव्यमान बराबर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुना इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कुल शॉर्ट हैंड लिख, कुल द्रव्यमान बराबर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों
की संख्या गुना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब समझिएगा, कुल द्रव्यमान का सिंबल क्या देंगे, कैपिटल एम। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, एन। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, एम ई। क्या बोलते हैं, एम ई। तो अब मान रख देंगे। तो एन का मान कितना है, 1.875 गुना 10⁻12। और एम ई का मान 9.1 गुना 10⁻−31। तो एम बराबर, इसको केजी लिख लीजिएगा। तो एम बराबर डायरेक्ट यदि आप सॉल्व कीजिएगा, इनको सॉल्व करने पर आपका एम आ जाएगा 1.71 गुना 10⁻−18 केजी। यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्लास को वो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।